टेस्ट में 10 क्वेश्चन रहेगा, अभी टेस्ट होने वाला है। और इस टेस्ट का रिजल्ट जो है 1 to 3 स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा सही जवाब देंगे और समय के अंदर देंगे, उसको जो है प्राइज दिया जाएगा। आप सब कोशिश कीजिए कि कौन उस 1 to 3 में आते हैं। देखिए, इसमें समय रहेगा, एक क्वेश्चन पर 3 सेकंड रहेगा। दूसरा क्वेश्चन का जवाब देना अभी अलाउ नहीं है, इसमें आपको जो है पहले क्वेश्चन को पहले जवाब देना है। देखिए, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का समय जो है शुरू होता है। चलिए, इसमें क्वेश्चन है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। चलिए जवाब दीजिए। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इसमें केवल 10 सेकेंड का समय है, मतलब 10 सेकेंड में जिसका जिसका जवाब आया वो सही माना जाएगा। तेजी से, क्योंकि इसके बीच में आप कॉपी और किताब नहीं पलट सकते हैं, आपको तेजी से जवाब देना है, इसीलिए समय कम दिया गया है। क्लास में देते थे, ऑरल टेस्ट लेते थे, 30 सेकेंड का समय रहता था, लेकिन अभी आप हो सकता है कि हम तो देख नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि आप कॉपी या किताब पलट लेंगे, इसलिए आपको समय कम दिया जा रहा है। सभी के लिए है, 10 सेकंड का समय है। इसका जवाब दीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग का मूलभूत कण क्या है? फोटोन, इलेक्ट्रॉन, फोनोन, प्रोटॉन। तेजी से जवाब देना है। हम्म चलिए, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, पहले क्वेश्चन का टाइम पूरा हो गया है। चलिए दूसरी क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 2, अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिचेस्ट इन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है? नंबर टू, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है? नंबर 2, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है? अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्सरेज, माइक्रोवेव। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? पराबैंगनी तरंग, अपरक तरंग, एक्स किरणें या सूक्ष्म तरंग। चलिए, समय पूरा हुआ। तीसरा क्वेश्चन का समय अब आ रहा है और तीसरा क्वेश्चन है नंबर 3। According to Maxwell hypothesis, a charging electric field gives rise to। मैक्सवेल के अवधारणा के अनुसार परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र देता है, क्या देता है? एक ई एम एफ, यहाँ पर है आपका, इसको हम जरा टिक कर देते हैं। ये है ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक करेंट, मैग्नेटिक फील्ड, प्रेशर ग्रेडियंट। इसका अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी है विद्युत वाहक बल, इसका हिंदी है विद्युत धारा, यह है चुंबकीय क्षेत्र और यह है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता डी नंबर का हिंदी है। चलिए जवाब दीजिए। तीसरे नंबर का समय चल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का समय चल रहा है। तेजी से जवाब दीजिए। 1 to 3 स्टूडेंट को प्राइज क्लास खुलने पर दिया जाएगा और बढ़िया प्राइज होगा, लेकिन ध्यान रहे आप सभी को समय कम दिया गया है, इसलिए ताकि आप कॉपी किताब देख कर तो नहीं अच्छा नंबर ला पाएंगे, अपने मन से डेली क्लास करते हैं तो जरूर ला पाएंगे। थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए जवाब देते चलिए तेजी से। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 का समय शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का समय शुरू होता है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर आप लिख सकते हैं द वेलोसिटी
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 इंटू 10⁸ ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव और वेवलेंथ 150 मीटर। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 150 मीटर तरंग दैर्ध्य पर आवृत्ति कितनी होगी? 45 मेगाहर्ट्ज, 2 मेगाहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज एंड 2 किलोहर्ट्ज। इसको आपको बनाना पड़ेगा, रफ कॉपी में बना करके देखिए, उसके बाद दीजिएगा भाई तेजी से। क्वेश्चन नंबर 4 का समय चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है, थैंक यू। चलिए समय इसका पूरा होने वाला है, समय इसका पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे इस समय स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का टाइम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिफ्लेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। निम्न में कौन विद्युत क्षेत्र में विचलित होता है? निम्न में कौन विद्युत क्षेत्र में विचलित होता है? एक्स रेज, गामा रेज, कैथोड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। इसमें कौन है जो विद्युत क्षेत्र में विचलित होता है? जवाब दीजिए, समय चालू है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें देखिए तेजी से ही जवाब देना संभव होगा, आराम आपको इसमें नहीं है। डेली क्लास करते हैं तो सभी क्वेश्चन आसान है, और अगर एब्सेंट करेंगे तब तो बहुत दिक्कत ही है। कॉपी और किताब देखकर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए कॉपी किताब को तो हटा दीजिए और अपने मन से जवाब दीजिए, क्योंकि समय कम है। जिस क्वेश्चन का जवाब आप देते हैं वहां पे लिख दीजिए 5 या 6 नंबर, उसके बाद दे दीजिए ABCD क्या होता है। चलिए थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 का टाइम पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 का समय शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डोंट ट्रांसपोर्ट। विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या नहीं है? एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज, इंफॉर्मेशन। ऊर्जा, संवेग, आवेश, सूचना। क्या इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग में इसमें से क्या नहीं है? बाकी 3 होने वाला है, लेकिन एक ऐसा है जो नहीं है। कौन सा नहीं है? वही आंसर होगा, देखिए तेजी से। जो भी क्वेश्चन नंबर होगा उसका नंबर दे करके उसका आंसर लिखना है। जैसे 6 है तो 6 दे करके तब लिखना है ABCD क्या है। बहुत तेज जवाब आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं 1 2 3 रैंक पर कौन आते हैं आप लोग में से। चलिए, इसका भी समय पूरा हो गया है और क्वेश्चन नंबर 7 सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। 7 का समय शुरू होता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर कहता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज propagates perpendicular to both electric field and magnetic field vector. The electromagnetic waves travel in direction of। विद्युत चुंबकीय तरंग वेक्टर E और वेक्टर B के लंबवत दोलन करता है, तब विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा होगी, इसमें से क्या होगी? वेक्टर E डॉट वेक्टर B, वेक्टर E, वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ई और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई। क्या इसमें से सही है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी,
वेक्टर बी डॉट वेक्टर ई, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई, इसमें से क्या सही है? बहुत तेज जवाब दे रहे हैं आप सब, बहुत बहुत धन्यवाद, तेजी से जवाब दीजिए। हम्म, इसमें से कौन सा सही है, तेजी से जवाब दीजिए। ये क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आप पढ़ेंगे 11 में, उसके आधार पर है। चलिए, इसका 7 नंबर का समय भी पूरा होता है। आगे आपको आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का टाइम स्टार्ट होता है। 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कौन सा आचरण समान है? ध्यान से सुनिएगा, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग में कौन सा आचरण समान है? ए नंबर वेवलेंथ, बी नंबर फ्रीक्वेंसी, सी नंबर स्पीड, डी नंबर इंटेंसिटी। तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, चाल, तीव्रता। 7 प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसमें से एक ऐसा चीज है जो सातों के लिए बराबर है, कौन सा है? जवाब दीजिए। हम्म, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। इसमें से सातों के लिए कौन सा चीज बराबर है? यानी तीन चीज सातों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन इसमें एक ऐसा चीज है जो सातों के लिए बराबर होगा, क्या होगा? वही जवाब देना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सब आगे एग्जाम में काम देगा। चलिए, इसका भी समय अब पूरा होने वाला है और अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 का समय स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का समय स्टार्ट होता है। देखिए भाई, अब आप सोच रहे होंगे कि हम जांच कैसे करेंगे। हम जैसे अभी बोले ना, जब हम जांच करेंगे हम एक एक का मिलाएंगे, और जब हम बोले समय स्टार्ट होता है, इस समय के बाद देखेंगे कौन कौन जवाब दिया। जब बोलेंगे समय खत्म होता है, उसके बीच में जितने ने जवाब दिया देखेंगे किसका सही हुआ, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। सभी 10 क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन जो है सही बनाया। चलिए, अगला क्वेश्चन है हाउ आर द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत और चुम्बकीय तरंग संबंधित है किससे? बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी, ई नॉट इक्वल टू बी नॉट बाई सी इक्वल टू बी नॉट बाई ई नॉट, बी नॉट इक्वल टू ई नॉट इंटू सी। इसमें से कौन सही है? तेजी से जवाब दीजिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम तैयारी रखना है। और इस चैप्टर से फिर और भी अभी टेस्ट होना है, किसी का कोई क्वेश्चन किसी परीक्षा में नहीं छूटेगा। चलिए, इसका समय भी कंप्लीट हो गया है और अब अगला और लास्ट क्वेश्चन का समय आ गया है। हु वाज द फर्स्ट टू गिव द प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रायोगिक विधि द्वारा सबसे पहले उत्पत्ति किसने किया? ए नंबर जेसी बोस, बी नंबर मार्कोनी, सी नंबर मैक्सवेल, डी नंबर हर्ट्ज। इस चारों में विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रैक्टिकल विधि द्वारा किसने सबसे पहले खोज किया? जेसी बोस, मार्कोनी, मैक्सवेल, हर्ट्ज। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सभी, बहुत फास्ट जवाब भी आ रहा है। चलिए भाई, आप सब अपने अपनी कॉपी जमा कर दीजिए। अपना नाम और रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे रख देना है। कोई चीज़ से इसको यहाँ पे रख दीजिए। चलिए, सब कोई अपनी कॉपी जमा कर दीजिए। तो ये था आज का ये 10 क्वेश्चन का टेस्ट और ये समय समाप्त हो गया है और ये टाइम जो है कंप्लीट हो गया है।
अब इसमें से जितने भी स्टूडेंट जवाब दिए होंगे सही सही समय सीमा के अंदर, उस सभी का देखेंगे कि 10 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा सही जवाब किसका हुआ है। उसके बाद उन्हें हम 1 2 3 रैंक पे लेंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आप सभी स्टूडेंट का भी रिजल्ट इसमें दे सकें, और फिर हम इसी पर रिजल्ट भी रिप्रेजेंट कर देंगे कि किसने कितना सही बनाया, और इसका सही जवाब क्या होगा रिजल्ट के समय ही आपको इसका सही जवाब भी बताएंगे। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, और कल के क्लास में बताए थे इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव के बाद अगला नंबर है विजिबल वेव। तो विजिबल वेव पर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। चलिए विजिबल वेव पर आगे बढ़ते हैं। हम्म, यहाँ से विजिबल वेव ये है। बस हाँ, अभी हम लोग विजुअल वेब पर आगे बढ़ेंगे। ये टेस्ट का रिजल्ट हम आपको कल देंगे, और इसका सही जवाब क्या होगा ये भी हम कल बताएंगे। ऐसे तो पढ़ाया हुआ है सारा चीज़, लेकिन फिर भी आपको इसका रिजल्ट और इसका सही जवाब कल देंगे। देखिए भाई, अब हम लोगों के सामने है विजिबल वेव क्या है। व्हाट इज विजिबल वेव? विजिबल वेव किसे कहते हैं, और ये हम लोगों के सामने पॉइंट है। दृश्य तरंग क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, विजिबल वेव दृश्य तरंग क्या है अब ये समझना है। द विजिबल वेव इट फॉर्म्स ए वेरी नैरो पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम and its frequency range from 4 into 10 power 14 hertz to 8 into 10 power 14 hertz. The visible light is emitted due to the atomic excitation. The human eye is sensitive to only visible part of the electromagnetic spectrum. देखिए भाई, इसका हिंदी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो आप हिंदी में लिख लीजिएगा। देखिए, दृश्य दृश्य तरंग, दृश्य तरंग इसका हिंदी हुआ, विजिबल वेव का हिंदी हुआ दृश्य तरंग। यह विद्युत यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक एक छोटा सा भाग है, छोटा सा भाग है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग है, जिसका जिसका आवृत्ति परास जिसका आवृत्ति परास 4 into 10 पावर 14 हर्ट्ज से 8 into 10 पावर 14 हर्ट्ज। 4 into 10 ये परास है, परास मतलब होता है रेंज, सीमा। ये परास 4 into 10 पर 14 हर्ट्ज से 8 into 10 पावर 14 हर्ट्ज है। दृश्य प्रकाश दृश्य प्रकाश दृश्य प्रकाश परमाणविक परमाणविक विकृति उत्सर्जन भी कह सकते हैं। परमाणविक उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होता है।
वाह, लाइन कट गया है। अब लाइन आने के बाद चलिए तब तक फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं। लाइन आ जाएगा, लाइन नहीं आएगा तो जनरेटर स्टार्ट होगा, चिंता नहीं करना है। देखिए भाई, चलिए क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। सबसे अधिक आवृत्ति किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का होगा? सबसे अधिक आवृत्ति किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का होगा? जवाब दें, लाइन कटा है तब तक आप सब जवाब दीजिए। सबसे अधिक आवृत्ति किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का होगा? गामा वेव। काजल कुमारी सबसे पहला जवाब देने वाले स्टूडेंट हैं, काजल कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गोविंद रमानी, अंशु प्रिया, चंदा कुमारी, रोहित कुमार, हिमांशु कुमार, अभिषेक, अभिमन्यु, अभिमन्यु और अभिषेक, आप सब अल्ट्रावायलेट दिए हैं। गामा वेव होगा इसका जवाब, गामा वेव। सबसे अधिक आवृत्ति 7 विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति गामा तरंग की होती है। सबसे अधिक आवृत्ति गामा तरंग की होती है। गामा जो जो जवाब दे रहे हैं उसका सही जवाब है, थैंक यू। चलिए, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंग दैर्घ्य किसका सबसे ज्यादा होता है? किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है? सबसे पहला जवाब है पीयूष कुमार। पीयूष कुमार, अंशुप्रिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है रेडियो वेव का, और सबसे अधिक आवृत्ति होता है गामा वेव का। ये सब एग्जाम में आता है, रेडियो वेव। चलिए, बढ़िया जवाब। फिर से लिखना पड़ेगा, मिट जाता है, या हो सकता है वो फाइल में होगा, फाइल में हो सकता है। हम्म, तो सबसे अधिक आवृत्ति गामा तरंग का होता है और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो वेव का होता है। देखिए भाई, देखिए इसका तो हिंदी लिख ही रहे थे लेकिन लाइन कट गया तो उससे लिख देते हैं एक बार। हाँ, कैसे है? यहाँ लॉक है। इमेज। तो मेरी डीप लाइट हो गया है यहाँ पे। ये है, तो पहले का है, लास्ट ये होगा। इसमें समय बहुत, इतना दिन तो लिख देते हम।
बैक पेन फॉर नहीं आया। इसका ये ऑप्शन कहाँ चला गया, इधर वाला। हम्म। हाँ, इसका जो है ना फॉर्मेट कराना पड़ेगा। ये इसमें बहुत कुछ आ गया। क्या हुआ? इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। हम्म। ये क्या? देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल मैटर में हो जाता है। वाइट बोर्ड में ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन डिजिटल बोर्ड में कुछ कुछ टेक्निकल मैटर होता है। मोबाइल भी चलाते हैं आप तो कभी कभी उसमें भी ऐसा हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। देखिए, यह है विजुअल विजुअल वेव। विजुअल वेव में है, इट फॉर्म्स ए वेरी नैरो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका मतलब हुआ, इसका एक बार हम हिंदी में ही बोल देते हैं, बहुत समय इसमें निकल गया। देखिए, इसका हिंदी है, यह, हिंदी बोल रहे हैं, लिखना है, यह बहुत पतला, बहुत पतला विद्युत चुंबकीय वर्णपट बनाता है। यह बहुत पतला विद्युत चुंबकीय वर्णपट बनाता है, जिसका आवृत्ति जिसका आवृत्ति 4 × 10⁻14 हर्ज से 8 × 10⁻14 हर्ज के बीच होता है। यह यह परमाणविक उत्सर्जन के कारण प्रकाश तरंग को उत्पन्न करता है। यह परमाणविक उत्सर्जन के कारण प्रकाश तरंग को उत्पन्न करता है। मानव नेत्र दृश्य प्रकाश को देखने के लिए उपयुक्त होता है। मानव नेत्र दृश्य प्रकाश को देखने के लिए उपयुक्त होता है। आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि मानव नेत्र दृश्य प्रकाश को देखने के लिए उपयुक्त होता है, जो विद्युत चुंबकीय वर्णपट में पाया जाता है, जो विद्युत चुंबकीय वर्णपट में पाया जाता है। देखिए भाई, तो ये था इसका हिंदी। अब इसमें आपको रिमेंबर पॉइंट्स कुछ याद रखने हैं। ये सब बात आपको अब इसमें याद रखना है। रिमेंबर पॉइंट, रिमेंबर रिमेंबर पॉइंट्स। नंबर 1, visible wave visible wave is observed by scientist Newton. Visible wave is observed by scientist Newton. दृश्य तरंग को न्यूटन वैज्ञानिक ने प्राप्त किया, यानी दृश्य तरंग न्यूटन वैज्ञानिक द्वारा प्राप्त किया गया। दृश्य तरंग न्यूटन वैज्ञानिक द्वारा प्राप्त किया गया। विजुअल वेव इज ऑब्जर्व इन 1666
1666। देखिए भाई, दृश्य तरंग 1666 ईस्वी में प्राप्त किया गया। दृश्य तरंग 1666 ईस्वी में प्राप्त किया गया। देखिए, आपको बताते हैं कि जब न्यूटन ने सूर्य के प्रकाश को स्पेक्ट्रम पर डाला, उन्होंने देखा कि 7 रंग की पट्टी निकल रही है। तो वही जो 7 रंग की पट्टी निकला, जो कि दिखाई पड़ रहा था, उसके नीचे और ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा था, उसी को दृश्य तरंग कहा गया। और नीचे ऊपर नहीं दिखाई पड़ा। आगे है द frequency the frequency of visible wave is 4 into 10 power 14 hertz to 8 into 10 power 14 hertz। दृश्य तरंग की आवृत्ति 4 इंटू 10 पावर 14 हर्ज से 8 इंटू 10 पावर 14 हर्ज होती है। दृश्य तरंग की आवृत्ति 4 इंटू 10 पावर 14 हर्ज से 8 इंटू 10 पावर 14 हर्ज होती है। विजिबल वेव इज नॉन एज लाइट वेव। दृश्य तरंग को प्रकाश तरंग के नाम से जाना जाता है। दृश्य तरंग को ही प्रकाश तरंग के नाम से जाना जाता है। दृश्य तरंग को ही प्रकाश तरंग के नाम से जाना जाता है। ये सभी रिमेंबर पॉइंट्स है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दृश्य तरंग को ही प्रकाश तरंग के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा, दृश्य तरंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश तरंग कहते हैं। अगला, द वेव लेंथ ऑफ visible wave the wavelength of visible wave is between 3900 angstrom to 7800 angstrom। देखिए भाई, अगला पॉइंट 5 नंबर, दृश्य तरंग का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। दृश्य तरंग का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। विजिबल वेव इज प्रोड्यूस्ड by sun, flame, temperature affected bodies and ionizing गैस। देखिए भाई, इसका हिंदी है, दृश्य तरंग सूर्य, फ्लेम जैसे कि जलाते हैं, माचिस सब जलाते हैं या कोई लुक्का सब जलाते हैं, इसमें फ्लेम निकलता है ना, वही हुआ फ्लेम। टेम्परेचर अफेक्टेड बॉडी मतलब ताप प्रभावित वस्तु, और आयनित गैस द्वारा उत्पन्न होता है। तो प्रकाश किससे उत्पन्न होता है? विजिबल तरंग किससे उत्पन्न होता है? सूर्य, फ्लेम, ताप प्रभावित वस्तु, आयनित गैस द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखिए, इतना बात आपको विजिबल वेव के लिए याद रखना है। ये था विजिबल वेव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा गया सबका, और आगे है इसके बारे में समझ। यहाँ पर कुछ फिगर्स आपको दिखा रहे हैं, और ये सभी फिगर
विजिबल वेव के लिए है। यहाँ से गौर करना है, मन में लग रहा होगा कि कैसे फिगर हम लोग बनाएंगे। तो फिगर हम लोग इस तरह से बनाएंगे अपना, ये देखिए, यहाँ से सबसे पहले ये लाइन खींच ली, इस जगह सेवन कलर है, 7, ये ग्रीन है, इसके बाद यहाँ पर ब्लू है, और इसमें रेड का उस तरह से नहीं है, यहाँ पे रेड है। एक मोटा मोटी आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो है ये हो गया ब्लू, ये हो गया ग्रीन, और ये हो गया रेड। ये इतना सा जो पार्ट हुआ, इसी को विजिबल वेव कहते हैं। इट इज विजिबल वेव। इसके इस तरफ जो है, इस तरफ इधर जो है, यहाँ जो दिखा रहे हैं, ये इस तरफ जो है, इस तरफ देखिए, इस फिगर को जरा सा गौर से देख सकते हैं। ये इतना सा जो है, यही हमारी आंखें से देख पाती है। इधर का भी नहीं देख पाते हैं तीनों को, इधर का भी नहीं देख पाते हैं। ये हमारी आंखें केवल इसी को देख पाती है, ओनली इसी को देख पाती है। इधर उधर कुछ नहीं देख पाती, ना ऊपर न नीचे। एक्स किरण यहाँ भी है, गामा वेव यहाँ भी है, रेडियो वेव यहाँ भी है, नहीं देख पा रहे हैं, केवल लाइट हम लोग देख पा रहे हैं। इसीलिए इसका नाम दृश्य तरंग पड़ा है। दृश्य तरंग इसीलिए पड़ा है, और इसका खोज न्यूटन ने किया। कैसे किया, वो फिगर भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, यही यही एक फिगर है। न्यूटन प्रयोग कर रहे थे प्रिज्म को लेकर। जब प्रिज्म को लेकर न्यूटन प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जब व्हाइट लाइट पर इस तरह से लाइट डाला गया, ऐसे लाइट डाला गया, व्हाइट लाइट, यह है व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट जैसे डाला गया प्रिज्म पर, ये ग्लास प्रिज्म है, इट इज द प्रिज्म, ये ग्लास प्रिज्म पर जैसे पड़ा, तो देखा कि 7 रंगों की पट्टी बन गई। और इसे ही आप जानते हैं विबग्योर कहा जाता है। विबग्योर, इसे ही विबग्योर कहते हैं। हिंदी में बैनी आँख पिनाला कहते हैं। तो इतने को ही हम लोग देख सकते हैं। इससे ऊपर और नीचे अभी आपको दिखाए कि ऊपर और नीचे हम लोग इधर और इधर नहीं देख सकते, केवल इसी को देख सकते हैं। तो न्यूटन ने ही ये प्रयोग कर रहे थे प्रिज्म को लेकर, और उन्होंने तब कह सकते हैं कि न्यूटन ने ही 1666 ईस्वी में दृश्य तरंग का खोज किया। इसके पहले प्रकाश के बारे में दुनिया में सब प्रकाश का यूज कर रहा था, आदमी जी रहा था, खा रहा था, पी रहा था, कामकाज कर रहा था, लेकिन प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, इसके बारे में न्यूटन ने बताया था। अब गौर कीजिए, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसीलिए हम जो क्लास स्टार्ट किए हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट किए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट किए हैं, ताकि हम 7 प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ा देंगे। तब हम इसके बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे कि लाइट क्या है। इसी को हम लोग लाइट कहते हैं। इट इज लाइट, यही लाइट है, इसी को लाइट कहते हैं, और यही है विजिबल वेव, इसी को विजिबल वेव कहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि आप सभी को हम पहले विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लाइट को पढ़ाएंगे, और उसके बाद इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। लाइट को पढ़ने में तब मज़ा आएगा जबकि इसके बारे में सब चीज़ जान जाएंगे। और पीछे से खाली इसको नहीं बताए, इसको शुरू कर दिए, तो फिर उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये पूरा बता करके तब इसको बताएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए, यहाँ पर है द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है। इस तरफ रेड दिख रहा है, ये पीला है, यहाँ पे मिक्सिंग कलर हो गया है, इसी से विबग्योर बनता है। यहाँ पे सभी रंगें मौजूद है, और इसी को हम लोग तब विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। इट इज विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, इसी को विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब गौर कीजिए, अगर आपको फिगर बनाने की जरूरत है तो बस इसी फिगर को वहाँ पे बना लेना है, अपनी कॉपी में इसी फिगर को नोट करना है। यही विजिबल वेव है। इसी विजिबल वेव को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। इट इज विजिबल वेव इज द लाइट, इसी को विजिबल वेव को लाइट बोलते हैं। और यही है हम लोगों का स्पेक्ट्रम, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और इसका खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। तो न्यूटन ने जो है यहाँ पे प्रिज्म के सहायता से
देखा कि व्हाइट लाइट को जब गुजारते हैं प्रिज्म से तो 7 रंगों की पट्टी निकलती है और यही तब स्पेक्ट्रम का है। समझ गए? तो अब समझ में आ गया होगा कि विजुअल वेव क्या है। अब आगे हम लोग बढ़ें तो पता चलेगा। ये फिगर नोट हो गया सबका? इस फिगर को नोट कर लेना है। यही विजुअल वेव है और इसके ऊपर इसके नीचे हम लोग नहीं देख सकते। इट इज द विजुअल वेव। आगे अब देखिए, अब आगे है इसका यूज क्या है। यूज अब आगे है यूज ऑफ विजुअल वेव। विजुअल वेव का यूज क्या करते हैं, इसका उपयोग क्या है। देखिए इसका उपयोग है माइक्रोस्कोप में यानी सूक्ष्मदर्शी में। तो पहला यूज क्या है इसका, सूक्ष्मदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी। देखिए भाई, ये सूक्ष्मदर्शी में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर इस फिगर को पहले देखिए, यही है आपका माइक्रोस्कोप। इट इज द माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप है। और ये माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ेंगे जब ऑप्टिक्स जाएंगे तो वहाँ पर एक चैप्टर मिलेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय उपकरण। प्रकाशीय उपकरण में पढ़ाएंगे माइक्रोस्कोप क्या है, कितने प्रकार का माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, ये सारी बात पढ़ाएंगे। अभी समझना है कि दृश्य प्रकाश का उपयोग, विजुअल वेव का उपयोग किसमें किया जाता है, माइक्रोवेव में। इस फिगर को आप देखिए, यहाँ पर इस फिगर से आप देख सकते हैं ये एक गर्ल है और ये जो है माइक्रोस्कोप से किसी बड़ी को देख रही है। और अगर हम माइक्रोस्कोप से बड़ी को देखेंगे तो नीचे जो धूल कण है छोटा छोटा, तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा दिखाई पड़ता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा दिखाई पड़ता है, धूल कण। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। इसका पूरा कंस्ट्रक्शन, थ्योरी, डायग्राम, ये सब कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप, प्रकाश लाइट चैप्टर में आएगा। तो याद रखना है पहली बात कि सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, कोई भी माइक्रोस्कोप हो, वो किसके सहायता से काम करता है, प्रकाश के सहायता से। और अगर हम प्रकाश अंधेरा कर देंगे ना, माइक्रोस्कोप पास में है, आंख लगाना है, कुछ नहीं दिखेगा, यानी प्रकाश के बिना हम लोग माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, काम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है टेलीस्कोप। देखिए अब ये टेलीस्कोप है, यहाँ पर इस जगह टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप को हम लोग हिंदी में दूरबीन कहते हैं। ये हम उपयोग अभी बता रहे हैं, उपयोग, यूज ऑफ विजुअल वेव बता रहे हैं। पहला यूज क्या हुआ, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी में। दूसरा उपयोग क्या हुआ, दूरबीन में। दूसरा उपयोग हो गया दूरबीन में, दूरबीन में। तो दूसरा उपयोग हो गया दूरबीन में। तो पहला उपयोग हो गया सूक्ष्मदर्शी में, दूसरा उपयोग हो गया दूरबीन में। ये देखिए दूरबीन, दूरबीन उसे कहते हैं जो कि दूर की वस्तु को लगेगा कि नजदीके में है, साफ साफ दिखा देता है। और ये आदमी जो है ये दूरबीन को देख रहा है, दूरबीन से चंद्रमा को देख रहा है, सूर्य को भी देख सकते हैं, बहुत सारे ग्रहों को भी देख सकते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक, कैप्लर, गैलीलियो, बहुत सारे वैज्ञानिक ने बहुत से खगोलीय वस्तु को बहुत दूरबीन की सहायता से देखा और उसके बारे में बहुत कुछ बताया। ये सब दूरबीन भी हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका दूसरा यूज था, दूरबीन में होता है उपयोग विजुअल वेव का। अगला नंबर पे चलें। अगला नंबर है इनविजन। इनविजन का मतलब हुआ दृष्टि में, दृष्टि में मतलब देखने में। अगर यहाँ अभी प्रकाश बंद कर देंगे लाइट तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। अगर आप जहाँ हैं, अगर वहाँ पर अंधेरा छा जाए तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब दृश्य तरंग ही ऐसा तरंग है जिसका उपयोग हम लोग वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। इसलिए याद रखना है कि दृश्य तरंग का उपयोग किस में होता है, देखने में होता है, दृष्टि में होता है। यहाँ पर देखिए ये सनलाइट है और इस पर ये पड़ा है और इससे जो लाइट है ये अपना पौधा क्या करता है, सनलाइट से अपना खाना बनाता है और वो क्लोरोप्लास्ट की सहायता से वो भोजन बनाता है, जिसके चलते पौधा अपना खाना खाता है और जीवित है। पौधा को फिर हम लोग खाते हैं और फिर हम लोग का जीवन होता है। तो ये था कि किस प्रकार से विजुअल वेव का उपयोग जो है होता है देखने में। अगला नंबर है, यहाँ पर इस फिगर को भी देखिए, ये फिगर है यूज ऑफ विजुअल लाइट। जैसे कि ये प्रकाश है, ये बल्ब है, इससे प्रकाश पड़ा, इनेबल टू यूज थिंग्स। इसको हम लोग केबल यूज नहीं कर सकते जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेंगे, तब तक यूज कैसे करेंगे बल्ब को। बल्ब रखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो प्रकाश देगा।
तो यहाँ पर ये फ्लावर दिखाया गया है कि प्रकाश में ही ये जो है उपयोगी है, ये अपना भोजन बना सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये एक मान लेते हैं कि एक बल्ब है और ये बल्ब इस तरह से लटका हुआ है और यहाँ पर कोई बड़ी है और कोई आदमी है और ये आदमी इसको देखना चाहता है। ये आदमी जब इसको देखना चाहता है ऐसी स्थिति में, तो अब ये देखना है हम लोगों को, ये आदमी जब इसको देखना चाह रहा है तो अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो आदमी है, अब ये जब इसको देख रहा है तो यह वस्तु को हम लोग कैसे देख पा रहे हैं? वस्तु को हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से लाइट आया और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पे गया। तो लाइट इस बडी से रिफ्लेक्ट हुआ, ये बडी है और ये क्या है? आई है और ये क्या है? बल्ब है। तो बल्ब के सहायता, बल्ब से लाइट इस बडी पे पड़ा, बडी से कहाँ गया? आंख में, इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन के द्वारा हम लोग लाइट किसी बडी को देख पाते हैं। तो इसमें किसका उपयोग हुआ? विजिबल वेव का। तो ये बल्ब से क्या निकल रहा है? विजिबल वेव। इससे जो है विजिबल वेव निकल रहा है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। तो याद रखना है, दृष्टि में, देखने में किस तरह का उपयोग होता है? विजिबल वेव का। अब आगे अगला नंबर है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो विजिबल वेव है ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। मान लीजिए कि सूर्य जो है 6 महीना के लिए उगना बंद कर देगा। 6 महीना के लिए जब सूर्य उगना बंद कर देगा तो क्या होगा? पौधा खाना नहीं बना पाएगा। पौधा खाना नहीं बना पाएगा तो हम लोग जीव जंतु क्या खाएंगे? हम लोग चावल, दाल, रोटी, सब्जी कहाँ से आता है? सब तो पौधा से आता है। तो पौधा ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है ये। कहाँ? पृथ्वी पर के लिए ये एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है। इसलिए यहाँ पर है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत के रूप में। ये हो गया ऊर्जा के स्रोत के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में। तो याद रखिएगा, ऊर्जा के स्रोत के रूप में किस तरंग का उपयोग होता है? दृश्य तरंग का। तो दृश्य तरंग का उपयोग क्या क्या हुआ? पहला हुआ सूक्ष्मदर्शी में, दूसरा हुआ दूरबीन में, तीसरा हुआ देखने में, चौथा हुआ ऊर्जा के स्रोत के रूप में। अब आप कहेंगे कि इस फिगर में क्या है? इस फिगर में क्या है वो भी दिखा देते हैं, बड़ा करके दिखा रहे हैं। गौर कीजिए इस फिगर में क्या है। देखिए भाई, यही है दृश्य तरंग, इसी को ना दृश्य तरंग कहते हैं। इट इज विजिबल वेव। हाँ, यही है विजिबल वेव। ये क्या है जी? विजिबल वेव है। यही है विजिबल वेव, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यही है लाइट। एंड लाइट क्या है? इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का रूप है। इसीलिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। इससे अलग अलग इसका तरंग दैर्ध्य होता है, इसकी अलग अलग आवृत्ति होती है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया था। इसको यहाँ पे उतना, यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी सबका दिया हुआ है, यहाँ वेवलेंथ दिया हुआ है। इसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक टेबल आपको देंगे जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा। ये तो डिजिटल फिगर है, इसमें से भी आप देख सकते हैं। इसको और थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको, ऐसे बड़ा हो ही गया है, इसमें साफ उतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका हम एक टेबल बना के देंगे जिसमें एकदम साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो अभी केवल समझाने के लिए डिजिटल फिगर से बताए हैं। अब एक और फिगर है यहाँ पर, इस फिगर को देखिए। यहाँ है वेव लेंथ ऑफ इन नैनोमीटर। ये वेव लेंथ इसमें दिया हुआ है, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ नैनोमीटर में दिया हुआ है और ये है रिलेटिव एनर्जी। यहाँ पर क्या है? एनर्जी है। तो इधर जो है ये वेव लेंथ है, वेव लेंथ। इधर क्या है? एनर्जी है, एनर्जी है। अगर आप सोचेंगे कि इसका फिगर कैसे बनाएंगे, इसका फिगर हम ऐसा करते हैं कि बता देते हैं यहाँ पर। इस तरह से बनाने के लिए इस फिगर को बना लेना है बगल में। यहाँ पर इस फिगर को इस तरह से बना लेना है। यहाँ पर इधर हो गया वेवलेंथ, वेवलेंथ हो गया, और इधर इधर क्या हो गया? एनर्जी हो गया। इधर एनर्जी हो गया, इधर हो गया
तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य हो गया, और इधर क्या हो गया, ऊर्जा हो गया, ऊर्जा। अब यहाँ से ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ, ये कभी हर तरह से ग्राफ कभी बढ़ता है और ये कभी इस तरह से घटता है। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये मान कभी एनर्जी बढ़ेगा और टेम्परेचर वेवलेंथ का मान उस तरह से प्रभावित करेगा। इसी तरह से अगर हम लाल का देखेंगे तो लाल भी इस तरह से चलेगा, ऐसे करके। इसी तरह से अगर हम नीला का देखेंगे तो नीला भी चलेगा अपना, नीला का भी होगा, इस तरह से दिखा सकते हैं। ये अलग अलग रंगों के अलग अलग ऊर्जा होती है और उसका अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है। तो यहाँ से हो सकता है आपको सही नहीं दिख रहा हो, इस तरह से आप फिगर अपना ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। इस डायग्राम के आधार पर आप बना सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरंग दैर्घ्य और अलग अलग ऊर्जा अलग अलग प्रकाश के लिए पाया जाता है। क्योंकि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एनर्जी जो है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी जो है ऊर्जा के समानुपाती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि दृश्य प्रकाश ऊर्जा का एक बहुत बड़ा। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब इसमें समय, आज थोड़ा क्लास स्टार्ट करने में लेट हुआ था, इसलिए आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। बहुत लंबा क्लास होने में कुछ बच्चे का जीबी जो है बहुत तेज़ी से खर्चा हो जाता है, और लेकिन क्या किया जाए, कभी कभी क्लास लंबा हो जाता है। कल थोड़ा लंबा क्लास हो गया था, आज क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा लेट हो गया था, टेक्निकल मैटर था, ओबीएस काम नहीं कर रहा था, इसलिए इसके लिए मुझे अफसोस है। लेकिन कल क्लास फिर अपना समय पर 10 बजे स्टार्ट होगा। आप सभी अपने समय पर पढ़ाई के लिए तैयार रहें। वीडियो बीच में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट किया जाएगा, वो हम अपने लिए नहीं करते हैं, वो हम आप सभी के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे जो है लापरवाह हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि बस आज नहीं तो कल उतार लेंगे, परसों उतार लेंगे, उससे आपका बर्डन बढ़ेगा। और इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन जो क्लास होता है उसको अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिए। इसीलिए वीडियो प्राइवेट किया जाता है, कभी भी किया जा सकता है, इसलिए अपना कॉपी में डेली बाय डेली नोट कर लिया करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।